लॉग ठीक है, लॉगरिथम देखना है ना, लॉगरिथम एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर ये बचा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर करके एक है। ठीक है, फिर CMRR और स्लीव रेट, ये तीन चीजें हमें पढ़ना है। क्या क्या? पहला तो लॉगरिथम वाला पढ़ते हैं। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना लॉगरिथम्स का, एम्पलीफायर। इसको करते हैं। तो अपना क्या क्या हो गया है, समर हो गया है जो इम्पोर्टेंट है। सबट्रैक्टर भी पूछा जाता है, इसको एडर भी बोलते हैं। ठीक है, सबट्रैक्टर हो चुका है, इंटीग्रेटर हो चुका है, डिफरेंशिएटर हो गया है, डिफरेंशिएटर हो गया है। ठीक है, इतने सारे अपने पढ़ लिए। लास्ट पढ़ना है अपने को लॉगरिथम एम्पलीफायर, उसके बाद से इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ये दो एम्पलीफायर अभी और पढ़ने हैं अपने को। उसके बाद से दो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ना होता है, CMRR क्या होता है और स्लीव रेट क्या होता है। इतने से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहला करते हैं लॉगरिथम एम्पलीफायर। इसका डायग्राम आपको देखना है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक डायोड लगा होता है। ये आपका आउटपुट, ये ग्राउंडेड होता है और यहाँ पे आपका सप्लाई लगा होता है, VI जिसे बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसी को कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको लॉगरिथम एम्पलीफायर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सेम प्रोसेस। इसको क्या बोलोगे, डायोड बोलोगे आप। इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कौन सा करंट जाता है, डायोड के क्रॉस डायोड करंट जाता है। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट, KCL एट V-। यहाँ पे आप क्या करोगे, V-, कैल KCL लगाओगे V- पे। ये आपका क्या है, V+ है। V+ की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। और यही आपका क्या होता है, V- होता है व्हेन आइडियल ओप एम्प यहाँ होता है। तो आइडियल ओप एम्प के लिए ये ट्रू है। ठीक है, ये क्या है, बाई VGC कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ये फर्स्ट क्लास में ही देखे थे हम। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस, KCL एट V-। ठीक है, तो यहाँ से एक करंट जा रहा है I1, यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको बोलोगे I1, और इधर में जो करंट जा रहा है उसको बोलते हैं डायोड करंट। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर में कोई करंट जाता नहीं है, वैसे दिखा देते हैं इसको, I2 ID प्लस I2। ठीक है, I2 आपका क्या है, 0 है। और ID डायोड में कौन सा करंट होता है, फॉरवर्ड बायस करंट का आपको फार्मूला पता है। ठीक है, e टू द पावर क्या होता है, VD डिवाइड बाई ईटा VT-1। VD क्या है आपका, डायोड के क्रॉस वोल्टेज, डायोड वोल्टेज। ठीक है, VT आपको पता है थर्मल वोल्टेज होता है। यही फर्स्ट पेज है। ठीक है, अब भी स्टार्ट ही किए हम लोग। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हेडिंग किया हूँ, उसके बाद से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यही लॉगरिथम एम्पलीफायर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डायोड करंट के जगह पे डायरेक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा, VD। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, I1 की वैल्यू कैसे होगा, VI- V- डिवाइड बाई R। I1 के क्रॉस तो यही होगा, लेकिन ID के क्रॉस जो करंट होगा डायरेक्टली इसको आप फील करोगे।
ठीक है, डायोड के अक्रॉस ये करंट होता है, ये फार्मूला याद करना होगा आपको। ईटा क्या है, आइडियलिटी फैक्टर होता है। जब हम लोग डायोड पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको फिर से पता चल जाएगा। जिन्होंने डायोड पढ़ा होगा उनको ये पता है कि ईटा क्या होता है, आइडियलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, वीटी क्या है, थर्मल वोल्टेज होता है। इसको 26 मिली वोल्ट या 25 मिली वोल्ट हम लोग लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। और वीडी क्या है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज, डायोड। तो यहां से सॉल्व कैसे करोगे आप, वी माइनस की वैल्यू रख दो आप। और ये हम लोग -1 को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम लोग -1 को क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, निग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, वी आई डिवाइड बाई आर, और इधर में क्या होगा, आई नॉट ई टू दावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। -1 को हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है। अभी हमें क्या करना है, इधर में ये अगर ई टू दावर वी डी ईटा वी टी है, और ये आई नॉट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी आई डिवाइड बाई आई नॉट आर। ठीक है, अब ये वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी को आपको क्या करना है, टर्म में लाना है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म हटाना है तो क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग लॉगरिथम लेते हैं। ठीक है, लॉग लेते हैं। क्या करोगे आप, टेकिंग बोथ साइड नेचुरल लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, ये वाला लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको स्मॉल में क्या बोलते हैं, एल एन बोलते हैं नेचुरल लॉग को। ठीक है, जिसका बेस ई होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो इसको एल एन बोल देते हैं, इसको डायरेक्टली आप एल एन भी लिखते हो। ठीक है, जिसका बेस ई होता है उसको एल एन भी लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वी आई डिवाइड बाई आई नॉट आर, और इधर भी एल एन लेने पे क्या होगा, ये एल एन है ई टू दावर वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। ये जो पावर होता है ना, ये क्या हो जाता है लॉग के केस में, लॉग एम, एम टू दावर एन जब होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एन लॉग एम हो जाता है ना। और यहाँ एम के जगह क्या है, ई है, तो जब दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग का बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एल एन, यहाँ क्या यूज करेंगे सर, क्या यूज करोगे आप, एल एन वी आई बाई आई नॉट आर, इधर में क्या हो जाएगा, वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी। अभी ये एल एन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, लॉग ई बेस ई टू दावर वी डी ईटा वी टी था, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो वी डी ईटा वी टी एल लॉग ई ई, इसकी वैल्यू 1 पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे अब भी तो आपको ये डायोड का वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसको नीचे में सॉल्व करोगे, वीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईटा वी टी एल एन वी आई डिवाइड बाई आई नॉट आर। अभी ये डायोड का वोल्टेज है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है ना। इस डायोड के वोल्टेज की जगह हमें क्या लिखना होगा, आउटपुट वोल्टेज। वो कैसे आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, डायोड का वोल्टेज तो आ गया, और डायोड का वोल्टेज आप देखे हो कि वो लिंक है आउटपुट से। इतना पहले आप नोट कर लो फिर आगे करते हैं। इतना आप नोट कर लो, इसका हेडिंग है लॉगरिथम एम्पलीफायर।
अभी पूरा आया नहीं है। आउटपुट वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, वी नॉट अभी कैलकुलेट करना है। इसी को जब रिवर्स कर देते हैं ना तो उसको बोलते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप ही रखेंगे। एंटी लॉग में बस डायोड और रेजिस्टेंस को एक दूसरे से रिवर्स कर दिया जाता है और सेम फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो वो क्या आएगा, ई टू द पावर समथिंग में आएगा, तो उसको बोलते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग कैलकुलेट करने की नीड नहीं। कितना हो गया होगा, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका वी माइनस वोल्टेज, इसी वोल्टेज को देख रहे हैं। इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे ताकि आउटपुट वोल्टेज आ जाए। ऊपर में क्या है आपका, ये डायोड वोल्टेज है, यही वोल्टेज अभी कैलकुलेट हुआ आपका। और यहाँ पे क्या है, वी नॉट है। ठीक है, ऐसे करके। तो जो फर्स्ट टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं प्लस, इसका माइनस यहाँ ग्राउंड होगा कहीं पे। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आपका केवीएल कभी गलत नहीं होगा। ये क्या है आपका वी माइनस वाला पॉइंट है ना, वी माइनस का ये प्लस वाला दिख रहा है, जो दिखता है उसे प्लस बोलते हैं जब तक वो मेंशन नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, प्लस बोल रहे हैं। इसका माइनस वाला टर्मिनल नीचे में होगा क्योंकि इसका टर्मिनल दो होते हैं ना, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस होगा, इसका आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, ये प्लस दिख रहा है और ये माइनस इसका कहीं और होगा। ठीक है, तो ये अगर इसका सेकंड सेकंड पोलरिटी लेते हो, सबका केवीएल में क्या करते हैं, या तो फर्स्ट फर्स्ट पोलरिटी लेते हैं या तो सेकंड सेकंड पोलरिटी लेते हैं। तो अगर सेकंड पोलरिटी लेते हो, इसका प्लस वी माइनस लेते हो। ठीक है, फिर इसका क्या लोगे आप, माइनस वी डी लोगे। इसका क्या सेकंड पोलरिटी होगा, माइनस वी नॉट होगा। तो ऐसे में कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो जीरो है वी माइनस की, तो ये तो सीधे सीधे जीरो हो गया, माइनस वी डी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का वी नॉट हो जाएगा। मतलब वी डी इक्वल टू क्या रखोगे आप, माइनस वी नॉट। तो यहाँ पे वी डी के जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, माइनस वी नॉट से। तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये नॉन इन्वर्ट सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने सप्लाई दिया हुआ था। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आया क्या कैसे मैंने केवीएल अप्लाई किया है। ऐसे केवीएल अगर अप्लाई करोगे आप तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, फिर से मैं बताता हूँ। ये देखो आप, ये वी माइनस है, ये क्या है आपका वी माइनस, ये डायोड, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज। तो अब भी मैंने क्या किया, यहाँ पे वी माइनस लिख दिया। ये डायोड के क्रॉस का वोल्टेज जो पी टाइप होता है उसको प्लस बोलते हैं, एन टाइप को नेगेटिव बोलते हैं, तो डायोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप, इसका एक टर्मिनल जो दिख रहा है ना उसको बोलते हैं प्लस, जो दूसरा टर्मिनल नहीं दिखता उसे क्या बोलते हैं, माइनस। कोई भी पोटेंशियल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ऐसे ही इसका एक टर्मिनल दिख रहा है तो जो दिखता है उसे प्लस बोलते हैं, जो नहीं दिखता उसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप केबीएल अप्लाई करोगे। केबीएल में या तो सबका फर्स्ट फर्स्ट पोलरिटी लेते हैं या तो सबका सेकंड सेकंड। तो मैं सबका सेकंड सेकंड ले रहा हूं, तो इसका लिया तो माइनस, सॉरी प्लस का वी माइनस हो जाएगा।
इसका सेकेंड पोलरिटी लोगे तो माइनस वी हो जाएगा, इसका सेकेंड पोलरिटी लोगे तो माइनस का V0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली आपको 0 गिवन है, -Vd, और उसको उधर भेजने से ये क्या हो जाएगा, V0। तो Vd की वैल्यू क्या हो जाएगा, -V0। तो यहाँ पे बस पुट कर दोगे, आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ये वाला इक्वेशन में रख दो, Vd इक्वल टू क्या था, ईटा Vt ln Vi डिवाइड बाई I0R। तो जब Vd की वैल्यू V0 रखोगे आप, तो माइनस का रखोगे, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -ईटा Vt ln Vi डिवाइड बाई I0R। ये समझ में आ रहा होगा माइनस कहाँ से आया। ये आपका आंसर हो गया। और ये जो माइनस साइन दिखा रहा है, ये क्या साइन दिखा रहा है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने इनपुट वोल्टेज लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने इन्वर्टिंग वोल्टेज पे सप्लाई लगाओगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो हमेशा आपका आंसर जो होगा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, लॉगरिथम एम्पलीफायर में। हो गया ना ये। नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, थोड़ा बड़ा भी है। हो गया ना ये। नेक्स्ट करते हैं। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है क्या? कोई रिस्पॉन्स तो, स्क्रीन विजिबल है क्या नहीं? विजिबल है सर, विजिबल है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है इधर में, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ठीक है, हो गया होगा, नेक्स्ट करते हैं। सर हम्म। सर वो फर्स्ट लेक्चर का पीडीएफ होगा क्या ना सर? ग्रुप में है, अगर आप मेन ग्रुप में हो तो आप में से ही किसी ने नोट शेयर किया हुआ है। नहीं सर, वो तो देखा था, लेकिन वो बीच बीच में कुछ कुछ छूटा हुआ है ना, उसमें लिखा नहीं, इसीलिए। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर कुछ छूटा होगा तो बता दूंगा। जी सर, उसी वो नोट उस। एक तो हल्का हल्का सा डेफिनेशन में कुछ कुछ बीच बीच में छूटा हुआ है। अच्छा अच्छा। डेफिनेशन और वो बीसीसी कुछ ऐसा कुछ का कुछ भाई छूटा हुआ जितना है। मैं कराया हूंगा उतना उन्होंने नोट किया होगा, उससे ज्यादा ही नोट किया होगा उन्होंने। ठीक है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा एक बार। हम्म। नेक्स्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर।
इस एम्पलीफायर का नीड क्यों पड़ा, ये आपको जानना होगा। ये जो एम्पलीफायर है वो हाई सीएमआरआर क्रिएट करता है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखना है, इट प्रोवाइड हाई सीएमआरआर, प्रोवाइड, ऐसे लिख लो आप, इट इज यूज टू प्रोवाइड हाई सीएमआरआर। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी में सीएमआरआर उतना हाई नहीं होता है, इसमें सीएमआरआर हाई होता है। अभी सीएमआरआर होता क्या है, इसके बाद ही उसको पढ़ना है। बस इसमें ऐसा समझना है कि कैसे ये प्रोवाइड करता है, और अगले वाले में सीएमआरआर ही पढ़ना है। इसका पूरा नाम होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये यूज क्यों करते हैं, हाई सीएमआरआर प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आएगा। अब इसका जो डायग्राम है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको देखते हैं कैसे बना। सर CMRR पढ़ा लिया क्या सर? नहीं, इसके बाद ही पढ़ना है उसको। अच्छा। सीएमआरआर को इसके बाद पढ़ना है कि होता क्या है सीएमआरआर। अब इसी में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देंगे। अभी आप इसको ड्रा मत करना, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ से जो आ रहा है उसको बोलेंगे V1 डैश। अभी पीछे से एक और ओपैम लगेगा, यहाँ एक और ओपैम लगेगा, यहाँ एक और ओपैम लगेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा था थोड़ा बड़ा है। इधर में भी सेम बना होता है R1 R2। ये R1 है, ऊपर में R2। ये आपका आउटपुट। यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है ना, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, आप घर पे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करोगे और कैलकुलेट करोगे। इसका जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, R2/R1। ठीक है, V1 डैश माइनस V2 डैश। कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जैसे आपने सुपरपोजिशन पहले कैलकुलेट किया था, एक एक को ऑन करके एक्टिव करके, सबसे पहले इसको एक्टिव करके फिर आउटपुट निकालोगे, फिर इसको एक्टिव करके आउटपुट निकालोगे। बाद में आप क्या करते थे, V01 प्लस V02 करते थे ना, ऐसे करके ये रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो अभी ये कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा है तो मैं डायरेक्टली ये सब लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे भी कैलकुलेशन करना है। अभी ये जो V1 डैश है ना, ये कनेक्टेड होता है दूसरे ओपैम के आउटपुट से। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ सीएमआरआर के बारे में बताता हूँ। जब ये पीछे में ओपैम नहीं रहता ना, तो ये दोनों जो वोल्टेज होता है ना, डिफरेंशियल गेन के साथ साथ, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंशियल गेन होगा वोल्टेज का, उसके साथ साथ इन दोनों का एक कॉमन मोड गेन आ जाता है। ठीक है, जब दोनों पे पोटेंशियल लगा होता है तो एक एक्स्ट्रा गेन आ जाता है। वो एक्स्ट्रा गेन क्या करता है, इस डिफरेंशियल गेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हमें चाहिए होता है बस ये डिफरेंशियल गेन, यही क्लोज लूप गेन होता है। ठीक है, ये चाहिए होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा गेन आ जाता है कॉमन मोड गेन, इसको हमें जीरो करना होता है। जैसे ही जीरो होता है सीएमआरआर इनफाइनाइट हो जाता है। सीएमआरआर का डिफिनीशन होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाई कॉमन मोड गेन। तो हमें क्या करना होता है, कॉमन मोड गेन को जीरो करना होता है। ठीक है, ये जैसे ही जीरो होता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो हमें जब दोनों पे सप्लाई होता है, ये प्रॉब्लम कब आ जाता है, जब दोनों पे आप, दोनों टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप सप्लाई दे देते हो, तो कॉमन मोड गेन, एक एक्स्ट्रा गेन यहाँ डेवलप हो जाता है जो हमारे मेन गेन को
डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसी गेन को खत्म करना होता है, यही काम होता है सीएमआरआर का। जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले थे, जो मैंने बोला है यही पूरा टॉपिक है वो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा गेन क्रिएट हो जाता है, कॉमन मोड गेन। उस गेन को हमें क्या करना होता है, जीरो करना होता है। अब वो कैसे जीरो होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर लगा रहे हो इसकी हेल्प से। ये उस डिस्टरबेंस को थोड़ा कम कर देता है। अभी ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये देखना, मैंने इसको क्या किया है, प्लस को ऊपर लिखा है, माइनस को नीचे, ताकि दोनों का फीडबैक सही से जा सके। इस पे लगा होता है V1, इस पे लगा होता है, प्लस वाले पे लगा होता है V2। ये माइनस वाले से फीडबैक आता है, और ये वाला जो है आपका, ये डायरेक्टली इससे R1 से कनेक्टेड होता है, इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है। इसको V2 डैश बोलते हैं। ये जो आउटपुट है V2 डैश है, ये जो आउटपुट है V1 डैश है, और ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, इस P1 से। अभी इसमें जो फीडबैक लगा होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, फीडबैक जो कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के ये कनेक्टेड होता है यहाँ से भी ऐसे ही होता है। यहाँ से रजिस्टर होता है, कभी कभी इन दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है आपका V2, सॉरी V1 डैश, ये क्या है आपका V2 डैश। यहाँ का पोटेंशियल कौन कौन बता पाएगा, सोच के बताओ, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, सोच के बताओ आप। थोड़ा सा आप सोच के बताओ, यहाँ जो रेड वाला है, फर्स्ट वाला रेड, मतलब ये सेकंड वाला रेड और ये फर्स्ट वाला रेड, इसकी वोल्टेज कितनी होगी, किसी ने लिखा है क्या कुछ। अरे कैसे जीरो हो जाएगा, ध्यान दो आप। ये कौन सा वोल्टेज है, V+ है, ये कौन सा है, V- है। तो ये क्या होगा आपका, अब तो समझ में आ गया होगा। V+। हाँ, तो ये V+ पूरा है ना वोल्टेज, तो V+ पे क्या लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V2 होगी, और इसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V1 होगी। ये क्लियर हुआ क्या। ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है, इसको पहले आप ड्रा कर लो, उसके बाद से आगे देखते हैं। सर ये ये जो फर्स्ट सर्किट है ना, वो हाँ, जो क्या डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना, वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है, ओवरऑल। जो फर्स्ट वाला बिना ये ग्रीन पार्ट का, हाँ जो आपने दिया था कि वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो ना। हाँ, ये सब डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये तीन ओपैम आप यूज किए हो, ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये भी डिफरेंशियल। अगर डायरेक्ट ये V1 और V2 लगाते थे ना स्टार्टिंग में, जब सिंगल ओपैम में ये V1 और V2 डायरेक्टली लगाते थे ना आप, तो एक CMRR इनफाइनाइट नहीं हो पाता था। अगर इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V1 लगाते थे डायरेक्टली, तो इसमें डिफरेंशियल गेन में डिस्टरबेंस आ रहा था, ठीक है। तो उससे CMRR इनफाइनाइट नहीं हो पा रहा था। ये पूरा सर्किट क्या करता है, इस कॉमन मोड गेन को, ACM को जीरो कर देता है, ये पूरा ओवरऑल सर्किट। अभी आप CMRR पढ़ोगे तो इसको फिर से आप रीड करोगे ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ना,
ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को बता रहा है। ठीक है, ये जो पूरा सर्किट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को शो कर रहा है। अभी इसका आउटपुट भी निकालना होता है। ठीक है, अभी ये V1 डैश और V2 डैश आपको कैलकुलेट करना होगा। आपसे बस दो पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये करता क्या है। CMRR को हाई करता है। दूसरा, इसका आउटपुट का जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना। अभी ये नहीं याद रखना रिजल्ट। ठीक है, और ये एई के एग्जाम में आपके यही वाला आ सकता है, और ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है। बाकी आपके एई के एग्जाम में बहुत एंड अप नहीं पूछेगा। इतना डायग्राम बन गया हो तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ V1 डैश कितना होगा, सोच के बताओ। V1 डैश, अभी इसको थोड़ा सा बाहर कर लो। ये जो है ना, इस लाइन को, ये वाला जो लाइन आपने ड्रा किया है, ये वाला जो है ना, इसको आप बाहर कर लो। यहीं से आपका V1 और V2 डैश कैलकुलेट होगा। क्योंकि मैंने ये सब तो पीछे का सारा बता दिया कि V- = V+ होता है, तो वहां से ये सब वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपका क्या है, V2 डैश है। यहाँ पे आपका क्या है, V2 है। ये R है, यहाँ RX है। ये आपका क्या है, V1 है। नीचे में एक और R है। नीचे में एक और R है, और ये क्या है आपका, V1 डैश। आपको V1 डैश और V2 डैश फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो अभी देखो, अगर V1, यहाँ एक कंडीशन आपको लेना होगा। इफ V1 > V2, V1 > V2 होगा तो क्या होगा, एक करंट आपका फ्लो होगा I। ठीक है, एक करंट आपका क्या होगा, फ्लो होगा I। ये करंट फ्लो होगा क्या, जब V1 आपका > V2 होगा तो। ये समझ में आ रहा है क्या। V1 > V2 लोगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने से एक करंट फ्लो होगा इसके अंदर में। उसको क्या बोलोगे आप, आई बोलोगे। इसमें एक करंट फ्लो होगा, आई। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट पूरा कर देंगे तो एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो V1 डैश क्या होगा, V1 डैश अगर कैलकुलेट करना चाहोगे V1 के टर्म में, यहां तक आपका पोटेंशियल V1 है ना, तो क्या होगा V1 डैश, इसमें करंट ड्रॉप होगा ±IR, और कहाँ तक चला जाएगा, V1 तक चला जाएगा। V1 की वैल्यू ये होगी क्या, और V2 डैश की वैल्यू क्या होगी। V2 तक तो आपको पता है, पोटेंशियल का नाम पता है V2। ठीक है, और V2 में से IR माइनस हो रहा है, तब जाके आपको क्या मिल रहा है, V2 डैश मिल रहा है। ये दोनों आपको समझ में आया क्या, कैसे हो रहा है। KVL है नॉर्मल, फिर से मैं बता रहा हूँ। V1 डैश को देखो आप, V1 डैश को ग्रेट मानो आप। V1 डैश को क्या मान रहे हो, सबसे ग्रेट मान रहे हो। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट ये है, सबसे लोवेस्ट ये है। ठीक है, ऐसे करके सोचो आप। अब V1 में से क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, IR हो रहा है,
प्लस कहाँ तक पोटेंशियल, इसका आई आर का पोटेंशियल खत्म होने के बाद कहाँ पोटेंशियल बचा, V1 तक। तो ये V1 तक आपको यहां तक क्या कर दिया, ये बता दिया V1 डैश। ठीक है, V1 डैश सबसे स्ट्रांग था, सबसे बड़ा था V1 डैश। ठीक है, वो उसमें से एक ड्रॉप हुआ रेजिस्टेंस में, पहले वाले रेजिस्टेंस में। उसके बाद से वो कहाँ पहुंच गया, V1 टर्मिनल तक। अभी V1 टर्मिनल तक पहुंच गया है। ठीक है, अभी आपको V2 डैश निकालना है, किसके टर्म में, V2 के टर्म में। ठीक है, तो V2 तक कुछ पोटेंशियल आया होगा, V2 डैश इक्वल टू, अगर V2 के बाद से कोई ड्रॉप नहीं होता तो ये V2 ही रहता। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो V2 डैश और V2 एक जैसे होते। लेकिन ये V2 क्या हो गया, इसमें से भी आई आर एक लॉस हुआ, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो ये इक्वल होगा V2 डैश के। अभी नॉर्मल नॉर्मल मैंने लॉजिक से ये कैलकुलेट करके बताया है। ठीक है, V1 डैश को मैंने सबसे स्ट्रांग माना है, V2 डैश को सबसे लोएस्ट माना है। ठीक है, तो V1 डैश से नीचे से चलना है आपको। V1 डैश में से आई आर एक खत्म हो गया, बचेगा कहाँ तक, V1 तक। तो आई आर और V1 को जब आप मैच करोगे, प्लस करोगे, तो वो V1 डैश के इक्वल हो जाएगा। अभी आप पहुंच गए V2 तक, V2 तक आप पहुंच गए। V2 में से जब आई आर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V2 डैश मिल जाएगा। अभी आप सोच रहे होगे इस आर एक्स का क्या यूज है, ऐसा सोच रहे होगे, आपके दिमाग में आ रहा है। उसका यूज है आई को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जो आई आई यहाँ पे लिख रहे हो ना, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप। आई की वैल्यू क्या होगी, आपने बोला है कि V1 बड़ा है V2 से, तो आई की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई आर एक्स। तो आर एक्स भी आपका यूज हो गया, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई आर एक्स आपका करंट आ जाएगा, जो आई की वैल्यू। ये तीन वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था यहां से, इस लाइन से। अब फिर से आप देखना, अपने आप से एक बार सोचना कैसे ये कैलकुलेट हुआ है। सर, हम्म, आप इसमें आई को क्यों तीनों में इक्वल लिया? ये क्योंकि, सीरीज, आप सीरीज कौन से जा रहे हो? हाँ क्योंकि ओपेम में कोई करंट नहीं जा रहा है ना, इधर में कोई करंट नहीं जाएगा, ओपेम में कोई करंट नहीं जाता, आइडियल ओपेम में इधर में कोई करंट नहीं जाता है। ठीक है, ओपेम में कोई करंट नहीं जाता है ना, तो इसकी वजह से ये सब सीरीज में ही करंट जाएंगे। क्लियर हुआ क्या। जी सर। हम्म, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ओपेम में कोई करंट नहीं जा रहा है, इसलिए ये तीनों के तीनों सीरीज में होंगे, ऐसा कुछ है। और ये आपका आर एक्स। सर। थोड़ा सा ये बड़ा है ये वाला ओपन एम्पलीफायर। क्या पूछ रहे हो। सर ये करंट जो सिग्नल जो V1 से और V2 से जाएगा ना सर। V1 से V2 से। हम्म, तो इसके बाद वो जो VDS में जाएगा ना सर। V1 से क्या बोल रहे हो आप। नहीं, जो सिग्नल है, हम्म इनपुट इनपुट जो V1 V2 से आएगा ना सर। हम्म। इसके बाद तो वो जो है, मतलब अभी जो आप जो प्रोसेस करा रहा है उसी तरह जाएगा ना सर। इसमें पूरा का पूरा आई करंट फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इस पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, V0 इक्वल टू R2/R1। V1 डैश की जगह आप क्या रखोगे, IR+V1। पहले आप लिख दो इसको, V1 डैश माइनस V2 था ना यहाँ पे, V1 डैश माइनस V2 डैश। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो ध्यान रखना।
आई आर प्लस V1 माइनस V2 माइनस IR। तो यहाँ से क्या आएगा, V0 की वैल्यू R2/R1। अंदर में क्या आएगा, 2IR। ध्यान देना आप, IR और IR क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, प्लस V1 माइनस V2। ठीक है, ये ब्रैकेट में ऐसे करके मिडिल ब्रैकेट लगा दो आप। अब इसको आई की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से। आई की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, R2/R1 2 V1 माइनस V2 आर आर R/RX। आर आप समझ रहोगे, फीडबैक वाला आर, प्लस V1 माइनस V2। अभी दोनों में V1 माइनस V2 कॉमन है, तो यहां से V1 माइनस V2 अगर कॉमन लेते हो आप तो क्या बचेगा, R2/R1 वन, सॉरी 2 प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इसमें 1 बचेगा और इसमें 2R/RX बचेगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 2R/RX। यहाँ 1 बचेगा और बाहर में क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2R/RX प्लस 1 भी लिख सकते थे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया है, लिख ही देता हूँ उसको। क्या होगा, 2R/RX प्लस 1। V1 माइनस V2 दोनों में से कॉमन हो गया है। ये आपका जो रिजल्ट आया ना, यही रिजल्ट पे एक दो बार ESE क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का ये रिजल्ट है आपका। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर आएगा तो आप क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई CMRR। उसके बाद से कैलकुलेट कर देना और ये आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, बस इतना ही करना होता है। क्वेश्चन वोश्चन आता है तो बस यहीं तक आप इस पे रख के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हो। सारी वैल्यू गिवन होती है, आर की वैल्यू गिवन होगी 10 किलो ओम समथिंग, RX की वैल्यू गिवन होगी समथिंग। ठीक है, R2 की वैल्यू गिवन होगी, R1 की वैल्यू गिवन होगी, V1 और V2 की गिवन होगी। ये सारी वैल्यू गिवन रहती हैं, आपको डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। ठीक है, अभी दो चीजें और बची हैं, CMRR और स्लीव रेट। न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पे। स्लीव रेट पे कराएंगे न्यूमेरिकल, उस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है वहां से, स्लीव रेट से। ये टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो जेई जैसे एग्जामों के लिए।
ये जो सर्किट था वो कौन सा सर्किट था? वोल्टेज फॉलोवर। जो फर्स्ट स्टेज में सर्किट लगा होता है उसे बोलते हैं वोल्टेज फॉलोवर। जो दो ओपैम इस साइड में थे ना आपके, उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज फॉलोवर। आप पढ़े भी थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करते हैं CMR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। हो गया ना ये? ठीक है, पहला करते हैं इसमें CMR। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड। इसका मतलब क्या है? CMRR जो है डिफरेंशियल गेन डिवाइड बाई AC। ये इसका डिफिनीशन हो गया। ये जो कॉमन मोड गेन है ना, कॉमन मोड गेन जो है ये अनवांटेड है। इसको हमें क्या करना होता है? जीरो करना होता है। इसको पूरा लिख दो आप, कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन। ठीक है, ये डिफरेंशियल गेन क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। यही अपना रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंशियल गेन। इस ये क्या है? रखना होता है, हाई रखना होता है। इससे क्या बोलते हो? डिफरेंशियल मोड गेन। डिफरेंशियल गेन। जैसे मैं एक ब्लॉक से बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके सर्किट ही बना देते हैं। सर्किट बताते हैं। ये देखो, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था। नेगेटिव टर्मिनल पे V2 लगा दिया और यहाँ V1 लगा दिया। तो ये जो गेन आएगा डिफरेंशियल, मतलब V2 माइनस V1 से, यहाँ जो आउटपुट में आएगा, एक तो डिफरेंशियल गेन आता है। ठीक है, दूसरा इसके साथ साथ क्या आता है? कॉमन मोड गेन आता है। ठीक है, डिफरेंशियल गेन के साथ VD आएगा और एक आपका कॉमन मोड गेन के साथ VC होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है गेन वो हमारा अनवांटेड है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। इसको सॉल्व करने पे पूरा का पूरा आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए। ये ब्लॉक से तो ऐसे लिख लो आप। ठीक है, ये हमें नेसेसरी होता है, रिक्वायर होता है। ठीक है, ये अननेसेसरी होता है। अननेसेसरी होता है। जब आउटपुट कितना कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको दो गेन मिलता है।
ठीक है, एक आपका डिफरेंशियल गेन मिलता है, एक कॉमन मोड गेन मिलता है। ये वाला गेन हमें नहीं चाहिए होता है। इसको सॉल्व भी करा देते हैं, 5 मिनट लगेगा। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये इतना लिख लो, आप नोट कर लो। जब यहाँ 10 वोल्ट और 8 वोल्ट लगाते हो आप, तो डिफरेंशियल गेन तो होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंस की वजह से, लेकिन इसके दोनों को कॉमन करके एक और गेन आ जाता है, एक्स्ट्रा गेन आ जाता है इसका, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको देखते हैं, सर्किट बना के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपको, बस ये फार्मूला ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये फार्मूला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो करने जा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए बस। कॉमन मोड गेन 0 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल गेन हाई होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये 0 रखते हो, CMRR आपका इनफाइनाइट हो जाता है, तो यही हमें रिक्वायर होता है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, या स्लीव रेट पे चला जाए, जैसा आप बोलो। इसको कैलकुलेट करवाना है तो कैलकुलेट कर देते हैं, अदरवाइज स्लीव रेट पे चला जाए। इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। बोलोगे तो कर भी देंगे, थोड़ा हो जाएगा। आप बताओ जैसा। सर करा दीजिए। ठीक है, इसको करते हैं। ये आपका क्या है, माइनस है, ये प्लस है। वही सेम सर्किट लेते हैं ताकि फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये ग्राउंड है। R1, R2, ये जब यहाँ आप V2 और ये V1 लगाते हो, तो यहाँ दो टाइप का गेन आपको रिसीव होगा। आउटपुट जो होगा आपका क्या होगा, जो निकाला था आपने, R2/R1 V1 माइनस V2, आपने इसके पहले कैलकुलेट किया था, वहाँ V1 डैश था, V2 डैश था। ठीक है, अभी क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपरपोजिशन कंसेप्ट से ये आउटपुट आप कैलकुलेट कर लो। अभी क्या है, जब आप कैलकुलेट किए होगे ना, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, R2/R1, V1 एक आया होगा, दूसरा क्या आया होगा, -R2/R1, और ये V2 आया होगा। तो ये जो पहला वाला है, वो किसकी वजह से आया होगा, नॉन इन्वर्टिंग की वजह से गेन आया होगा। तो इसको A1V1 लिख सकते हो क्या। इसको सॉल्व ही कर देते हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। पहला केस क्या करोगे आप, V1 को एक्टिव रखोगे। ठीक है, V2 को ग्राउंड करोगे, तो कितना होगा, इसको ग्राउंड करने से ऐसा सर्किट बनेगा आपका केस 1 में। R1, ये V1, और यहाँ पे क्या आपका R1, ये क्या आपका ग्राउंड हो जाए। अभी यहाँ का वोल्टेज आप बताओ कितना होगा, V प्लस का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है ना ये। जैसे ये वोल्टेज आ गया, आपको क्या करोगे आप, यहाँ से करंट डिवीजन रूल लगा दोगे, KCL लगा दोगे यहाँ पे। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
I2 प्लस I3, याद आ रहा होगा आपको। इधर में I2 लगा दिया, इधर में I3 लगा दिया, तो ये I3 तो आपका 0 हो गया। I1 की वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस V माइनस डिवाइड बाई क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या होगा, V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई R2। तो V माइनस की वैल्यू कितनी होगी अभी बताते हैं। ये V माइनस डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू, इधर में कितना होगा, V माइनस डिवाइड बाई R2, और ये V नॉट डिवाइड बाई R2। क्यों अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, बड़ा हो जाएगा। ये V नॉट बाई R2 को इधर भेजा है और इसको इधर भेजा है, तो V नॉट डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू, V माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच्चा 1/R2 प्लस 1/R1। ठीक है, अभी V माइनस की वैल्यू रख दो आप, तो V माइनस की वैल्यू कितना होगा, जो V प्लस था आपका, और ये R2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V माइनस की वैल्यू कितनी है, V टोटल V1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 था, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, ये R2 से 1/1/R2 बाई R1 होगा क्या, ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ R2 था ना, R2 रहने ही तो, थोड़ा बड़ा हो गया, 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, ये V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई R2 रहने ही तो, इधर में क्या होगा, V1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1, ये R2 से ये R2 खत्म हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 से ये R1 प्लस R2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, V नॉट इक्वल टू V1 R2 बाई R1। यही बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अभी ये V01 है, पहला पहला, ये समझ में आया क्या, फिर से देखना आप पूरा कैलकुलेशन। तो ये V01 इक्वल टू क्या आ गया, V1 R2 बाई R1 हो गया क्या, जस्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब भी जब इसको कैलकुलेट किए हो V01, तो अगर इसको आप गेन निकालोगे यहां से तो कितना होगा, V01 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 होगा ना। यही मैं वहां डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा था। इसको क्या बोलोगे आप, A1, और ये कौन सा गेन है, नॉन इन्वर्टिंग गेन, जो मैं सॉल्ट में करने की कोशिश कर रहा था, यही कर रहा था। अभी फिर केस 2 आप कैलकुलेट करोगे ऐसे ही, केस 2 आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो यही साइड में करता जा रहा हूँ केस 2 भी। केस 2 के लिए आप क्या करोगे, V1 को ग्राउंड करोगे, V2 को एक्टिव करोगे। ठीक है, यहां से कैसे होगा, ये R1 हो जाएगा, यहाँ से R2 हो जाएगा, यहाँ V0 हो जाएगा, और जैसे ही ये V1 ग्राउंड होगा, V1 जैसे ही ग्राउंड होगा, ये सब जीरो से हो जाएंगे, ये भी जीरो से हो जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, तो फिर यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो अभी V माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि V प्लस की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दोगे, I1 इज इक्वल टू I2 I3, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा प्लस I3
I3 को 0 कर दिया। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 माइनस 0 डायरेक्टली रख रहा हूँ, R1 इधर में क्या होगा, 0 माइनस V0 डिवाइड बाई R2। तो ये माइनस V0 डिवाइड बाई R2 होगा, और इधर में क्या होगा, V2 बाई R1 होगा। तो V0 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस R2 बाई R1 V2। तो इसका जब गेन निकालोगे आप, तो ये कितना होगा, V02 डिवाइड बाई V2, और ये A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस R2 बाई R1। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? ये जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना इसका आउटपुट वोल्टेज आएगा। ये तो आप पहले भी किए हुए हो। मैं क्यों इसको कर रहा हूँ, ताकि आपको ये बाद में लिखने से, नॉन इन्वर्टिंग गेन और इन्वर्टिंग गेन लिखने से आपको आइडिया हो सके। ठीक है, तो अभी यहाँ का जो रिजल्ट होगा, ये तो जस्ट कैलकुलेशन था। इस कैलकुलेशन को आप पहले भी सीख चुके थे। अभी आपका ये मेन पर्पस नहीं था सीखना। मेन पर्पस क्या है आपका, कॉमन मोड गेन कहाँ से आ रहा है और डिफरेंशियल गेन कहाँ से आ रहा है, ये आपका पर्पस है। ये कोई पर्पस नहीं था जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आपको बस यहाँ से पर्पस में क्या आपका यूज होगा, ये इन्वर्टिंग गेन कैसे कैलकुलेट किया है और उसकी वैल्यू क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। और सॉरी, वो नॉन इन्वर्टिंग गेन को ध्यान रखना है, और ये इन्वर्टिंग गेन को ध्यान रखना है। आपका ये मेन पर्पज में यूज होगा। ठीक है, ये इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं ना अभी। इसको देखते हैं। अभी ये मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये डायरेक्टली हटाने जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। ये क्वेश्चन ही था आपका, ये पहले भी सीखे हो आप, इसका यूज मैं डायरेक्टली करूंगा। इसको हटा दिया यहाँ से। तो सब मुझे याद है, सबको तुरंत तुरंत कर दूंगा। ये हमारा मेन पर्पस नहीं था जो अभी कैलकुलेट किया है, वो तो पहले भी सीखे हुए हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करना। अभी ये जो आउटपुट आया था वो क्या आया था आपका यहाँ से, अभी जो आपका आउटपुट आया था वो क्या आया था आपका, R2/R1 V1 माइनस V2, ये आपका आउटपुट आया था। तो जब इसको आप अलग अलग करोगे ना, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/R1 V1, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस लगा के यहाँ पे मैंने माइनस R2/R1 V2 लिखा। अब इसको R2/R1 को क्या लिख सकते हो आप, A1 लिख सकते हो, A1 V1 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो आप, A2 V2 लिख सकते हो। अब आपको पता चलेगा कि A1 क्या है। A1 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग गेन। ठीक है, इसको करने के लिए मैंने उतना आपको दिखाया है। A2 क्या है आपका, नॉन सॉरी इन्वर्टिंग गेन। ठीक है, जो माइनस में रहता है वो इन्वर्टिंग होता है, जो प्लस में होता है वो नॉन इन्वर्टिंग। इतना क्लियर होने के बाद से अभी V1 और V2 की वैल्यू रखना आपको। तो देखो V1 और V2 कैसे कैलकुलेट होता है, एक आपका डिफरेंस होगा, VD आप कितना लिखोगे, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, V1 माइनस V2। डिफरेंस तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, V1 माइनस V2। ठीक है, कॉमन मोड क्या होता है, कॉमन मोड मतलब उसका एवरेज लेते हैं। VCM क्या होगा, एवरेज लेते हैं इसका, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ये दो चीजों से आपको यहां से V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मैं शुरू से ही V1 और V1 को बड़ा लेके चल रहा हूँ, पहले भी देखा था CMRR में भी
कि V1 को बड़ा ले आया था V2 से, इसलिए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कॉमन मोड क्या होता है, दोनों का एवरेज। तो यहां से हमें क्या करना है, V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रखना है। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल गेन आ जाएगा और कॉमन मोड गेन आ जाएगा। तो कैसे रखना उसको देखते हैं। तो ये देखो डिफरेंशियल वोल्टेज, एक साइड में लिखो आप V1 माइनस V2। वैसे तो मैं इसका डायरेक्टली वैल्यू रख देता तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। 2 VCM इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। ये अननेसेसरी है, ठीक है, बस नॉलेज पर्पस के लिए ध्यान रखना आपका, कैसे CMRR इनफाइनाइट हो रहा है, बस इसको मैं कैलकुलेट करने की बात बता रहा हूँ। इसको दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका, VD प्लस 2 VCM, और इधर में क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे V2 गायब, 2V1 हो जाएगा। हमें तो V1 की वैल्यू पता करनी है ना, यहाँ V1 की वैल्यू पुट करनी है। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VD/2 प्लस VCM। ऐसे ही जब V2 कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस VD/2 प्लस VCM। ठीक है, इसी में सब्ट्रैक्ट कर दो इस बार आप। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये -2V2 हो जाएगा, तो माइनस VD/2। आप कैलकुलेट करके देख लेना बाद में, मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दिया। ये V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, दोनों को एक बार कर ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सबका ये माइनस माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा, VD माइनस 2 VCM इज इक्वल टू, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2V2 माइनस का। तो जब माइनस उधर जाएगा तो सबको प्लस चेंज कर देगा ना आपका वैल्यू। इधर में क्या हो जाएगा, V2, इधर हो जाएगा माइनस VD/2, इधर हो जाएगा 2 VCM को प्लस VC। तो ये V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये V1 और V2 की वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ये अपना मेन पर्पज है, जो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, जिसको लीव करना है वो लीव भी कर सकते हो, बाद में आप इसको देख लेना। ठीक है, अब भी देखते हैं V0 की वैल्यू क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या होगी। A1 की वैल्यू जो है वही रहेगी। V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना आपको, VD/2। अभी देखो आप डिफरेंशियल वोल्टेज आपको पता चल रहा है, इसके साथ जो गेन लगा रहेगा उसको बोलोगे डिफरेंशियल गेन। जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था आपको, देखो यहाँ पे लिखा था ना, दो गेन आते हैं, एक डिफरेंशियल गेन आता है डिफरेंशियल वोल्टेज के साथ, एक कॉमन मोड गेन आता है कॉमन मोड वोल्टेज के साथ। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग वाला ब्लॉक डायग्राम पे आप पहुंचने वाले हो। थोड़ा सा बस 5 मिनट और पेशेंस रखोगे आपको तो ये समझ में आ जाएगा। A2 के जगह A2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, VD/2 माइनस का प्लस VCM। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, A1 VD/2, A1 VCM, A2 माइनस माइनस हो जाएगा ये, माइनस A2 VD/2 प्लस A2 VCM। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, एक साथ VD वाले को एक साथ रख दो, डिफरेंशियल वोल्टेज वाले को। तो डिफरेंशियल वोल्टेज वाला जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2/2। देखो आप A1 माइनस A2, और दोनों के नीचे डिवाइड/2 है तो डिवाइड/2 कर दिया। फिर आपका VCM के साथ क्या होगा, A1 प्लस A2, बस आपका होने ही वाला है। अब भी जो आउटपुट आप वोल्टेज देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल वोल्टेज, जिसके साथ जो गेन लगा है उसको क्या बोलोगे आप, डिफरेंशियल गेन। ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल गेन, और इसके साथ जो लगा है उसे क्या बोलोगे आप, ACM।
ठीक है, ये हमने ब्लॉक में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ब्लॉक डायग्राम में। यहां तक हम लोगों ने पहुंच गया। अब देखोगे लास्ट में कैसे ये जीरो होगा CMRR। कब ये CMRR आप इनफाइनाइट रख सकते हो, अब डिजाइनिंग पर्पज पे आ लो। 2 मिनट और देखना आप इसको। ठीक है, अभी देखो CMRR क्या होता है। CMRR होता है AD डिवाइड बाई ACM। AD क्या है आपका, A1 माइनस A2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या है, ACM क्या है आपका, A1 प्लस A2। अब A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दो आप। CMRR इज इक्वल टू A1 माइनस A2 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, A1 और A2 की वैल्यू पुट करो। A1 की वैल्यू क्या थी आपकी, R2 बाई R1 प्लस R2 बाई R1, ऐसा कुछ था ना। जो हमने सर्किट डिजाइन किया था वो उसकी जो CMRR है वो ऑलरेडी इनफाइनाइट था, यहां से आप देख भी सकते हो। ये दोनों जब सेम होता है ना आपका, तो ये दोनों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 बाई R1 माइनस R2 बाई R1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो आपने ऑलरेडी सर्किट डिजाइन किया था उसका CMRR कितना था, इनफाइनाइट था। ठीक है, तो जो ये सर्किट आपने डिजाइन किया हुआ है इनिशियल फेज में, उसका CMRR क्या है, इनफाइनाइट है। यानी आपको क्या रखना होता है, जैसा रेजिस्टेंस यहाँ है वैसा ही ऊपर रेजिस्टेंस होगा, जैसा रेजिस्टेंस यहाँ है। क्या बोल रहा हूँ देखना ध्यान से आप। यहाँ का रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अ, ये वाला रेजिस्टेंस जो R1 वाला रेजिस्टेंस है इसके इक्वल होगा। फीडबैक वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ के इक्वल होगा। तो इसकी CMRR क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये हमें पता चल गया क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा इसका कैलकुलेशन था, कैसे कैसे हुआ है। एक बार और आप वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें से 3-4 रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या क्या, इसमें से 3-4 रिजल्ट आप ध्यान रखना। कौन कौन सा, AD की वैल्यू क्या आ रहा है। अब AD की वैल्यू भी ध्यान रखने वाली बात है। AD की वैल्यू है A1 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। ACM की वैल्यू भी आपको याद रखने वाला चीज है, A1 प्लस A2। इतने मेहनत का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो CMRR से अब। ठीक है, ये दोनों आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और VD और VC कैसे निकालते हैं, VCM यहां से आपको पता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा CMRR खत्म हो गया। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया क्या, क्या क्या हुआ है। तो हमने जो सर्किट स्टार्टिंग में डिजाइन किया था उसका CMRR इनफाइनाइट है, क्योंकि R2 बाई R1 दोनों सेम होने से ये क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। अगर अलग अलग वैल्यू आप रखते हो, यहाँ 2 ओम रखते हो, यहाँ 4 ओम रखते हो, तो आपका डिफरेंशियल गेन में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें डिफरेंशियल गेन में हल्का सा कमी आ जाएगा। ठीक है, जो हमें ज्यादा चाहिए होता है उस वो थोड़ा कम होने लगता है ड्यू टू नीचे वाला वैल्यू आने से। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। कल कर लेंगे स्लीव रेट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं कैसे कैसे किया हूं। पहले तो इसका आउटपुट निकाला था। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया है। उसके बाद से हमने इसको अलग अलग किया है, तो ये हमें पहले ही समझ में आ रहा था कि ये नॉन इन्वर्टिंग का क्या है, गेन है, और ये क्या है, इन्वर्टिंग का गेन है। ठीक है, उससे हमें कोई मीनिंग नहीं है। हमें यहाँ V1 और V2 की वैल्यू पुट करनी थी। वो कैसे, डिफरेंशियल वोल्टेज से और कॉमन मोड वोल्टेज से।
कॉमन मोड वोल्टेज कैसे निकलता है, एवरेज निकाल देते हैं दोनों का, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकाल के। फिर यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों का यूज करके, V1 और V2 कैलकुलेट करने के बाद से आपको डिफरेंशियल वोल्टेज और कॉमन मोड वोल्टेज दिखने लगता है। अब आपको क्या चाहिए होता है, डिफरेंशियल गेन चाहिए होता है और कॉमन मोड गेन चाहिए होता है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल वोल्टेज के साथ जो गेन लगा होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल गेन, जो कॉमन मोड वोल्टेज के साथ लगा होता है उसे बोलते हैं कॉमन मोड गेन। ये हमने स्टार्टिंग में ही ब्लॉक में बताया था, ठीक है। ये अपना जो ब्लॉक था स्टार्टिंग में उसमें हमने ये करके रखा था, AD VD ACM BCM, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में वही रिजल्ट आ जाता है। फिर हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जो ये A1 A2 का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हो तब, ठीक है। यहाँ A1 और A2 की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं लास्ट में, इसलिए पहले से हमें डिस्क्राइब करके रखना है A1 और A2, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप। आज के लिए रहने देते हैं, एक दिन और इसका क्लास होगा, उसके बाद से फिर आप जो बोलोगे वो स्टार्ट हो जाएगा।